जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। मैं गजानंद वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आसू जी के ट्रिक के अंदर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पहले ही बता दिया गया था टेलीग्राम के ऊपर कि आज नौबजे मेवाड़ के इतिहास के महत्वपूर्ण जो प्रश्न है एग्जाम में जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं उनकी क्लास होगी। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी था कि एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं और वही प्रश्न दोहरा रहे हैं बार बार, तो उन्हीं का आज टेस्ट वापस शुरू किया गया है। यानी कि जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो RAS हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक, राजस्थान पुलिस, कोई कैसा भी एग्जाम हो, उसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको यहाँ पर दोहराने बार बार दोहराया जा रहा है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो दोस्तों करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन यानी इतिहास में आज का दिन, कि इतिहास के अंदर आज का दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो मुझे आशु जी सर ने आज मुझे बताई थी वो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। फिलहाल आशु जी सर की आंखें खराब है, उनकी वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। दुआ करना सभी साथी जल्दी ठीक हो जाए। तो आज का दिन अगर मैं बात करूं इतिहास के अंदर, तो आज का दिन है 31 मई। आप सभी को पता भी है 31 मई 1577 की बात है। कुछ एक जो आज के दिन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो बता रहा हूँ, नोट कर लेना कापी के अंदर इन्हें। 31 मई 1577 को क्या हुआ था, देखो 31 मई 1577 को मुगल सम्राट जहांगीर की जो पत्नी थी ना, नूरजहां, मेरुनिसा जिसे कहा जाता है, नूरजहां, तो नूरजहां का जन्म है वो आज ही के दिन हुआ था, 31 मई 1577 को हुआ था। ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आज के दिन की और, तो 31 मई 1727 कब की बात है, 31 मई 1727 से याद आ गया कि 1727 में कौन सा शहर बनाया गया था, राजस्थान का जयपुर शहर बनाया गया था। लेकिन 31 मई 1727 की अगर अपने यहाँ पर बात करें तो फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे आज ही के दिन। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दें। एक ही बार बोलूँगा, जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वही मैं यहाँ पर दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही बोल रहा हूँ सभी को, शुरुआत के अंदर ही, बाद में जुड़े उनको मैं नहीं बोलूँगा। अभी जो साथी जुड़े हुए हैं वो अभी से क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें महत्वपूर्ण घटना आज की, तो 31 मई 1774 कब की बात है, 31 मई 1774 आज ही के दिन भारत के अंदर प्रथम डाकघर खोला गया था। कमेंट करके बताना सभी साथी कि ये प्रथम डाकघर खोला कहाँ गया था। ठीक है, आज ही के दिन खुला हुआ है भारत के अंदर, जो पहला डाकघर खोला गया था वो आज ही के दिन खोला गया था। उसके अलावा और बात करूं 31 मई इतिहास के अंदर आज का दिन है जो 31 मई और 1935 की बात है। 31 मई 1935, 31 मई 1935 को क्या हुआ था कि 1935 तक तो जो पाकिस्तान था वो भारत का ही अंग था। लेकिन आज अपनी बात करें तो 31 मई 1935 को एक शहर था पाकिस्तान का, जिस शहर का नाम था कवेटा। कवेटा शहर के अंदर भूकंप आया था और वहाँ पर कितने लोग मारे गए थे, 50,000 लोग मारे गए थे। आज के दिन की घटना है ये। उसके अलावा अगर बात करें और 31 मई 1959, 31 मई 1959 नोट कर लेना सभी साथी ने, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आज की। तो 31 मई 1959 को क्या हुआ था कि बौद्ध धर्मगुरु थे दलाई लामा। कौन थे, दलाई लामा, दलाई लामा। तो दलाई लामा को क्या किया गया था, तिब्बत से निकाल दिया गया था, और इसी दिन ये दलाई लामा है वो आज ही के दिन क्या आए थे, भारत के अंदर आए थे। उसके अलावा अगर और बात करें तो जो 31 मई 1977, ये बात महत्वपूर्ण है, इसे नोट करना सभी साथी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, भारतीय सेना से संबंधित बता रहा हूँ। 31 मई 1977 को भारतीय सेना का एक दल था जिसने विश्व के जो सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है कंचनजंगा, क्या नाम है, कंचनजंगा, कंचनजंगा के ऊपर चढ़ाई की थी। ठीक है, 31 मई 1977 को आज ही के दिन भारतीय सेना का एक दल था जिसने विश्व के जो तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है कंचनजंगा, उसके ऊपर चढ़ाई की थी। चलो दोस्तों, आज के जो और उसके अलावा अगर बात करूं तो आज का दिन तो वैसे बहुत महत्वपूर्ण है, इतिहास के अंदर हर दिन महत्वपूर्ण होता है। तो 31 मई 2008 को अगर बात करें, 31 मई 2008 को, 2008 से जो विश्व के जो तेज धावक हैं उसेन बोल्ट ने जो 100 मीटर रेस का जो रिकॉर्ड बनाया था 9.72 सेकंड के अंदर, जो विश्व रिकॉर्ड बनाया था वो आज के दिन बनाया था। ठीक है दोस्तों, कल्चर अब अपने करते हैं प्रश्न शुरू, जो मेवाड़ का बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का टॉपिक रहा है। ठीक है, जो आपको पहले भी सूचना दे दी गई थी। आज का ये पहला प्रश्न, जल्दी जल्दी आप सभी साथी बताएं कि निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराजा जसवंत सिंह। देखो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है, अगर अपने बात करें कुंभा से संबंधित, तो कुंभा के पास छोटी मोटी कितनी उपाधियां थी, 108 उपाधियां थी। यानी महाराणा कुंभा के पास 108 उपाधियां थी, बहुत ज़्यादा उपाधियां थी। जैसा कि आप सभी को पता ही, आशु जी सर ने कल जो वीडियो टेलीग्राम पर भी दिया गया था आपको, और
जो स्टोरी होती है यूट्यूब की, वहाँ पर भी लगाया गया है। कुंभा से संबंधित जो उपाधियाँ हैं वो AK-47 वहाँ पर उन्होंने चलाई थी। ठीक है, तो अपने भी जल्दी जल्दी बताओ कि निम्नलिखित में से किस राजपूत के पास विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। ठीक है, हाँ ठीक है, आप सभी का बिल्कुल सही, महाराणा राज सिंह के पास थी। अगर राज सिंह से संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ। वैसे आज मेवाड़ का इतिहास है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, एक तो टेस्ट था तो वो आशुजी सर ने लिया था, आपको सभी को पता ही है। शुरुआत के अंदर जब मैंने टेस्ट पेपर बनाकर दिया था, आशुजी सर ने आपको वो करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं आज दोहरा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वही प्रश्न बार बार दोहराए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इतिहास अब बदल गया है। जो घटना उस वक्त घटित हुई थी वो तो है ही। तो आप जल्दी से, यानी जो चीज़ें बताई जा रही है उनको सभी ध्यान से सुने और उनके संबंधित दोबारा देखें, और जो बातें बताई जा रही है उनके नोट्स बना ले एक साइड में। ठीक है, ताकि आपको जैसे ही महाराणा राज सिंह का नाम आए और राज सिंह से संबंधित सारी बातें आपको कंप्लीट हो जाए। तो देखो, राज सिंह से संबंधित अगर मैं बात करूं तो ये वही राज सिंह हैं जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, गोमती नदी के जल को रोककर करवाया था। बताओ जल्दी जल्दी कब करवाया था, सन बताओ जल्दी जल्दी। राजसमंद झील का निर्माण करवाया था, और राजसमंद झील के पास आप सभी को पता ही है कि इस झील की नींव है वो जिसके ऊपर वो दाग था ना, गाल के ऊपर तिल था, उस प्रकार से जो घटना घटित हुई थी। तो बिना पति के सती होने वाली माता घेवर माता, तो उसका मंदिर भी इसी झील के किनारे बना हुआ है। और राज सिंह से संबंधित अगर बात करूं तो महाराणा राज सिंह ने टीका दौड़ प्रारंभ करवाई थी, आप सभी को पता ही है। मुगलों के अंदर क्या हुआ था, मुगलों के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था, तो इन्होंने टीका दौड़ के अंदर क्या किया था कि मुगलों की जो मेवाड़ में चौकियां थी उन चौकियों के ऊपर क्या किया था, इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और राज सिंह से संबंधित बहुत सी बातें आगे हैं तो इन्हीं प्रश्नों में बताई जाएगी। सांगा कुंभा इन्हीं से संबंधित जितनी भी व्याख्या है वो आगे प्रश्नों के अंदर कर दी जाएगी, क्योंकि इनसे संबंधित सारे प्रश्न आज मैंने बनाए हैं। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। देखो, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? बताओ जल्दी जल्दी कि दुर्गादास थे, या फिर राम सहायतावर, या झाला आजा, या फिर जयमल। बताओ भी जल्दी जल्दी कि जो किस राजपूत सरदार था जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी किया था? बता दो भी जल्दी जल्दी। आप सभी को पता ही है खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था। इतिहास के अंदर प्रसिद्ध युद्ध था खानवा का युद्ध। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को हुआ था, जिसके अंदर क्या हुआ था, महाराणा सांगा की क्या हुई थी, हार हुई थी। हुआ क्या था कि जब महाराणा सांगा को घेर लिया गया था तो महाराणा सांगा का जो राज मुकुट था वो किसने पहना था? बताओ जल्दी जल्दी। वो पहना था झाला अज्जा ने पहना था, यानी झाला अज्जा। और आप ये बताओ जल्दी जल्दी, और जो भी मैं प्रश्न पूछूं, प्रत्येक जो जितने भी आज प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ मैं एक प्रश्न भी आपको पूछूंगा। तो आप सभी साथी उन सभी प्रश्नों का कमेंट एक साथ दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे विद्यार्थियों की तैयारी कैसी है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी हैं वो जितने भी मैं प्रश्न पूछूंगा आज उनका सभी एक साथ कमेंट कर बता दें। ठीक है ना दोस्तों। तो राणा सांगा से संबंधित अगर अपने बात करें तो राणा सांगा जब युद्ध के अंदर घायल हो गए थे तो उनका जो राजमुकुट पहना था वो किसने पहना था? झाला अज्जा ने। आप ये बताना है कि झाला अज्जा का संबंध कहाँ से था। ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, साथ में लाइव चैट के अंदर भी बताते रहो और साथ में कमेंट कर भी बताना है। ठीक है, तो झाला अज्जा का संबंध था वो कहाँ से था? तो खानवा के युद्ध की अगर अपने बात करें तो खानवा का युद्ध आप सभी को पता ही है 17 मार्च 1527 को हुआ था। और ये जो खानवा का मैदान है वो कहाँ पड़ता है? खानवा का मैदान पड़ता है भरतपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है भाई? भरतपुर में। खानवा का मैदान कहाँ पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। और उसके अलावा ये कौन सी नदी के किनारे है, अगर आपको ये पूछ ले कि खानवा का मैदान है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो वो है गंभीर नदी के किनारे। गंभीरी नहीं है, गंभीर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? गंभीर नदी के किनारे है। कौन सा मैदान? खानवा का मैदान। और रूपवास तहसील के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। और इस युद्ध के बाद आप सभी को पता ही होगा, खानवा के युद्ध के बाद मुगलों की जो वास्तविक सत्ता थी वो क्या हो गई थी? वास्तविक जो सत्ता की स्थापना हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ध्यान रखना, महाराणा सांगा का किसने पहना था? झाला अज्जा ने। प्रताप का भी बताना भी सभी साथी कि महाराणा प्रताप का जो राजमुकुट था वो किसने पहना था। ठीक है, और यहीं पर जो मेवाड़ के जो राजा थे उनका मुकुट कोई और नहीं पहन सकता था, लेकिन यहाँ से ये प्रथा शुरू हो गई थी कि जब झाला अज्जा ने पहना था उसके बाद ये प्रथा क्या हो गई थी, शुरू हो गई थी कि मेवाड़ के महाराजाओं का जो राज मुकुट है वो झाला पहन सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं पहन सकते कोई। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, शुद्धा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। आप सभी को पता ही है कुंभा बहुत ही जो कुंभा का काल था वो कला व साहित्य की दृष्टि से क्या था? स्वर्ण काल था। तो आपको ये बताना है कि कुंभा का जो ग्रंथ था वो कौन सा निम्नलिखित में से नहीं है? रसिक प्रिया है, या फिर शुद्धा प्रबंध है, शुद्ध प्रबंध है, या फिर नृत्य रत्न कोश है, या फिर कलानिधि है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछा गया है
ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आरएएस के अंदर ये प्रश्न पूछे गए हैं। मैं बार बार नहीं बताता रहूँगा कि आपको ये कौन से एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कि जो व्याख्याता कॉलेज व्याख्याता 2014 में पूछा गया या फिर आरपीएससी ने पूछा है, किसी ने भी पूछा हो, जो जितने भी प्रश्न है मैं बार बार बता देता हूँ, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो इन्हीं प्रश्नों से संबंधित मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जो आज जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए और उन्हीं को बार बार दोहरा रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसे। तो जो निम्नलिखित में से कुंभा की जो रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है? कलानिधि नहीं है। और कलानिधि नहीं है कुंभा की रचना, रसिक प्रिय है, सुड प्रबंध है, रतन नृत्य रतन कोश भी है। और इन्हीं से संबंधित और भी आगे बातें करेंगे अपने कि कौन कौन से ग्रंथ हैं, कितने भागों में विभाजित हैं, वो भी चीज़ें सारी पढ़ेंगे अपने। तो एक बार यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कुंभा की रचना है वो कौन सी नहीं है? कलानिधि नहीं है। रसिक प्रिय, सुड प्रबंध, नृत्य रतन कोश है, ये सारी है। उसके बाद आप सभी को पता ही होगा कि कुंभा के पिता का नाम मोक्कल था। मोक्कल की हत्या है वो जिलवाड़ा अभियान के अंदर चाचा वमेरा ने और महपा पुआर के साथ मिलकर क्या कर दी थी? उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद जो कुंभा थे, कुंभा के पास 108 उपाधियाँ थी, आप सभी को पता ही होगा। और कुंभा की जो रक्षा करती थी वो एक दासी भारमली थी, उन्होंने भी की थी। हंसाबाई आप सभी को पता ही होगा कुंभा की क्या थी? दादी थी। तो निम्नलिखित में से जो ग्रंथ रचना नहीं है वो कौन सा नहीं है? कलानिधि नहीं है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जो प्रश्न एग्जाम में करवाए हुए हैं वो आपको आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा उद्देश्य, हमारी टीम का उद्देश्य यही है कि आपको हर दिन जितने भी प्रश्न हो वो सारे के सारे करवाए जाए और उन्हीं से संबंधित जितनी भी व्याख्या हो वो सारी की सारी आपको करवाई जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होगा कि आप कितने प्रश्न बार बार रिवाइज करते हो। ठीक है, तो बताओ भी आगे वाला प्रश्न आ गया कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? और साथ में मैं बताना भूल गया था, आज तंबाकू निषेध दिवस भी है। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। टाब्रो बात सीधी सी है, अपरली भाषा में बता दूँ मैं, बागड़ी भाषा के अंदर। देखो तंबाकू निषेध दिवस आज। अब कई बच्चा ने यहाँ क्योंकि पढ़ाते हैं तब पता चलता है कि कुछ एक बच्चों को देखते हैं कि क्लास के अंदर पढ़ाते हैं या फिर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ऑफलाइन के अंदर जब पढ़ाते हैं तो कुछ विद्यार्थी बाहर जाते हैं 5 मिनट के लिए, वो खैनी है, गुटखा है, कुछ और खाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो भी विद्यार्थी नशे के पास है नशे से दूर रहें। ठीक है, तो हम आपको पता है नशा है जीवन के अंदर अपने शरीर को ले बैठता है, अपने आप को ले बैठता है। तो नशे से दूर ही रहें सभी साथी। आज आज धूम्रपान निषेध दिवस है, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रहे। तो चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? प्रश्न ये है, मालवा और गुजरात, मेवाड़ और गुजरात, मालवा और मेवाड़ और मारवाड़। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आपको पूछ ले प्रश्न कि मेवाड़ और मारवाड़ के बीच जो संधि हुई थी वो संधि कौन सी हुई थी? उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि हुई थी, मेवाड़ व मारवाड़ के बीच हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? मेवाड़ व मारवाड़ के बीच आवल बावल की संधि हुई थी, 1453 के अंदर हुई थी ये संधि। ठीक है, यानी आवल का अर्थ एक तरफ आंवला का पेड़ था और बावल का अर्थ एक तरफ किसका पेड़ था? बबुल का पेड़ था। और उनके बीच की जो सीमा निर्धारण की गई थी वो की गई थी सोजत को। किसको किया गया था? सोजत को। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर। और पाली की क्या, जो सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। मेहंदी, मेहंदी लगा के रखना है। ठीक है, तो सोजत की क्या है? मेहंदी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो चंपानेर की जो संधि हुई थी वो हुई थी मालवा और गुजरात राज्यों के बीच हुई थी। आप सबको मैं बता देता हूँ, उस वक्त गुजरात का राजा था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। कहाँ का राजा था? गुजरात का राजा था कुतुबुद्दीन शाह। और मालवा का शासक था महमूद खिलजी। कौन था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। ध्यान रहे, इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों ने की एक मिलकर एक योजना बनाई कि हम दोनों क्या करती हैं, संयुक्त रूप से किसके ऊपर आक्रमण करती हैं? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करती हैं और किसकी हत्या कर देती हैं? कुंभा की हत्या कर देती हैं। और इस संधि का उद्देश्य भी यही था, इस संधि का उद्देश्य यही था कि हम मिलकर किसकी हत्या कर दें? कुंभा की हत्या कर दे। उसके बाद मेवाड़ के कितने हिस्सों में बांट लेंगे? मेवाड़ को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। तो चंपानेर संधि का उद्देश्य क्या था ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आरएएस के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंपानेर संधि के बारे में बताओ। तो आपको वहाँ पर लाइनें लिखनी होती है, 2, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होता है। तो आपको पता है चंपानेर संधि, वहाँ पर ये नहीं लिख कर आओगे कि चंपानेर संधि मालवा और गुजरात के बीच हुई थी, गुजरात का राजा वो था। उसके अंदर सिर्फ ऑथेंटिक बात देनी होती है, क्योंकि उसके अंदर वो सिर्फ हमें ये लिख कर आना है कि मालवा का जो शासक था वो कौन था और गुजरात का, उन दोनों ने क्या किया था कि मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करके मेवाड़ को कितने भागों में विभाजित कर लें? 2 भागों में विभाजित कर लें। तो चंपानेर की संधि हुई थी वो मालवा व गुजरात के मध्य हुई थी।
तो मैंने बता दिया। और यहाँ पर अगर आपको प्रश्न पूछ ले मेवाड़ और मारवाड़ के मध्य जो संधि हुई थी उस संधि का नाम है आवल बावल की संधि, और उसका जो केंद्र रखा गया था वो रखा गया था सोजत। सोजत कहाँ पड़ता है? पाली के अंदर है। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? दोबारा बताऊँ, मेहंदी प्रसिद्ध है। और मेहंदी आपको हाथों के लगवानी है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेहंदी के बगैर तो आजकल क्या है कि इज्जत भी नहीं है वैसे भी, क्यों जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे तब तक आपकी क्या नहीं होने वाली है, शादी नहीं होने वाली है। ठीक है, ध्यान रखना। तो महाराणा प्रताप के समय अकबर ने साहेबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ध्यान रहे, ये इस प्रकार के प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं कि महाराणा प्रताप के समय अकबर ने साहेबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। आपको पता होगा कि यहाँ पर यानी कि मेवाड़ के ऊपर कितनी बार करने के लिए, आपको ये तो पता ही है कि अकबर ने क्या किया था। अकबर ने किया था कि पहले तो क्या भेजे थे उसने, शिष्टमंडल भेजे थे। एग्जाम में वो शिष्टमंडल अब नहीं पूछता है, अब वो क्या पूछता है, अब ये पूछ लेगा कि साहेबाज खां को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कितनी बार भेजा था। तो ये साहेबाज खां आया कब था? ये आया था जब हल्दी घाटी का युद्ध हो गया था, उसके बाद, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद आया था। कौन आया था? साहेबाज खां आया था। प्रथम बार आक्रमण करने के लिए आया था 1577 के अंदर। कब आया था? 1577 के अंदर आया था। दूसरी बार आक्रमण किया था इसने 1578 में, एक साल और जोड़ दो आगे। तीसरी बार आक्रमण किया था 1579 के अंदर, यानी 1577, 78 और 79 के अंदर क्या किया था? आक्रमण किया था। और आपको पता ही होगा 3 अप्रैल 1578 को कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था, जिसके अंदर वो जो आया था ये साहेबाज खां और मेवाड़ की सेना के बीच ये युद्ध हुआ था। तो 3 बार आया था, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 3 होगा। लेकिन उसने भेजे कितने थे? अकबर ने 5 प्रमुख सैनिक अभियान भेजे थे, यानी 3 बार तो कौन आ गया? 3 बार आया था साहेबाज खां। चौथी बार कौन आया था? 1580 के अंदर आया था अब्दुल रहीम खाने का। कौन आया था? अब्दुल रहीम खाने का। अब्दुल रहीम खाने का, ध्यान रखना, अब्दुल रहीम खाने का 1580 के अंदर आया था। उसके बाद आया था 1584 के अंदर। कौन आया था? 1584 के अंदर अंतिम बार आया था जगन्नाथ कछुआ। कौन आया था? जगन्नाथ कछुआ। यानी जगन्नाथ कछुआ क्या आया था? अंतिम बार आया था। जिसने मेवाड़ पर आक्रमण किया था वो जगन्नाथ कछुआ था, जो अंतिम बार क्या आया था। और उसके बाद क्या था कि अकबर ने कोई प्रकार की सेना नहीं भेजी थी। तो इतिहासकार उसे क्या कहते हैं? इतिहासकार इसे अघोषित संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोषित संधि कहते हैं। 1584 के बाद कोई प्रकार का अकबर की सेना ने मेवाड़ के ऊपर यानी महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई प्रकार का अभियान नहीं शुरू किया था। तो इसीलिए जो 1584 है, 1584 के बाद जो नहीं किया था, इसी कारण इतिहासकार इसे क्या कहते हैं? अघोषित संधि कहते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच कोई युद्ध नहीं हुआ था। और अंतिम बार कौन आया था 1584 में? जगन्नाथ कछुआ आया था। और जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है वो 32 खंभों की छतरी है, आप सभी को पता ही है। कहाँ बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में 32 खंभों की छतरी है जगन्नाथ कछुआ की, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर बनी हुई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। राणा राजसिंह मेवाड़ का समकालीन था। राणा राजसिंह मेवाड़ का समकालीन था। राणा राजसिंह की बात करें तो राणा राजसिंह मेवाड़ का समकालीन था। ठीक है, तो राजसिंह आपको पता ही होगा महाराणा राजसिंह किसके समकालीन था। मैंने अभी आपको पहले प्रश्न के अंदर ही बताया था, जिसने टिक्का दौड़ का आयोजन किया था जब मुगलों के अंदर गृह युद्ध छिड़ गया था। आपको पता ही होगा शाहजहाँ की मृत्यु के बाद। तो शाहजहाँ के बाद यहाँ पर राजा कौन आता है? शाहजहाँ का पुत्र आता है, जिसका नाम क्या था? औरंगजेब। तो अगर आपको राजसिंह से संबंधित पूछ ले कि मेवाड़ का जो राजा था वो किसके समकालीन था मुगलों के, तो वो किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन राजा था। तो राजसिंह ही ऐसा था, औरंगजेब के समय राजसिंह ही एकमात्र जो उत्तरी भारत का एकमात्र हिंदुत्व राजा था जिसने औरंगजेब का क्या किया था? प्रबल विरोध किया था। यानी बहुत रूप से राजस्थान में एकमात्र राजा था जिसने औरंगजेब का पूर्ण रूप से क्या किया था? विरोध किया था। इसके बहुत से कारण है। आगे एक प्रश्न है इसी से संबंधित, राज सिंह से संबंधित, मैं वहाँ पर आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, जो मेवाड़ का महाराणा है राज सिंह वो किसके समकालीन था? तो वो किसके समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन था। ठीक है, चलिए आगे। ये लो आगे वाला प्रश्न। इस प्रश्न के अंदर मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? देखो 1657 के अंदर आप सभी को पता है कि उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया था। दोराई का युद्ध और धर्मत का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है इस चीज़ का, मुगलों के बीच। तो उन दोनों युद्धों के अंदर कौन हार गया था? दारा शिकोह हार गया था। और विजय कौन हुआ था? औरंगजेब विजय हुआ था। और क्या बन गया था? भारत का मुगल राजा बन गया था। और दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला ये जो औरंगजेब दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गया था। तो आपको यहाँ पर यह बताना है कि 1657 के में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा ने औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? देखो दोस्तों, करण सिंह आपको नहीं याद रखना है, जय सिंह से याद कुछ है, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है मेवाड़ की। और जय सिंह कहाँ का राजा है? जय सिंह कछुआ वंश का, यानी आमेर का राजा है, जयपुर का राजा है उस वक्त। ठीक है, उसके बाद जगत सिंह।
जगत सिंह वो क्या था, जगत सिंह पहले आया था, राज सिंह से पहले था जगत सिंह प्रथम, और उसके बाद आएगा जो जय सिंह आ जाएंगे, उसके बाद एक और जगत सिंह क्या आएगा, सेकंड आएगा। तो बच गया कौन, बच गए राज सिंह। और अभी मैं इसी प्रश्न से संबंधित चर्चा भी कर आया हूँ। ठीक है, तो 1657 के अंदर जो मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का क्या किया था, प्रयास किया था, तो वो राजा कौन थे, राज सिंह थे। और राज सिंह ने क्या किया था भी, राज सिंह ने कोई प्रकार की सहायता नहीं की थी। उसने क्या कहा था कि तुम दोनों राजकुमार है वो मेरे दोनों एक समान हो, क्या हो, एक समान हो। तो ये कौन था जिसने सहायता मांगी थी, औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किससे किया था, राज सिंह से किया था, लेकिन राज सिंह ने कोई प्रकार की सहायता नहीं की थी। लेकिन बाद में ये प्रबल विरोधी भी हो गया था औरंगजेब इसका, पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन बाद में औरंगजेब है वो किसका विरोधी हो गया था, बाद में राज सिंह का विरोधी हो गया था। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कि क्यों हुआ था, किस कारण हुआ था, इसके कुछ एक कारण है, और वो भी प्रश्न इसी के अंदर आगे छिपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये राज सिंह हो जाएगा। तो राज सिंह से संबंधित वैसे तो मैं शुरुआत में बता ही दिया था, इसके एक प्रश्न आया था, विजय कटकातु की उपाधि थी इसके पास, और वो आपने कमेंट भी करके बताना कि जो राजसमंद झील है, जिसे राज समुद्र झील भी कहा जाता है, तो उस झील का निर्माण कब करवाया गया था, किसने करवाया था, नहीं करवाया तो राज सिंह ने था, कब करवाया गया था, गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया था। कौन सी नदी के जल को, गोमती नदी के जल को रोककर करवाया गया था। उसके बाद आपको पता ही होगा इसकी नींव है वो घेवर माता ने रखी थी, बिना पति के सती होने वाली माता कौन सी थी, घेवर माता थी। चले आगे। और इसके अलावा जो इन्होंने जो औरंगजेब ने इसके समय क्या जो मंदिर तोड़े थे उनकी मूर्तियों को लेकर आया था, कौन लेकर आया था, राज सिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था, राज सिंह लेकर आया था, जो एक तो सिहाड़ नाथ द्वारा के अंदर स्थापित की थी, कहाँ की थी, सिहाड़ नाथ द्वारा में, नाथ द्वारा के अंदर स्थापित की थी। और उसके अलावा एक और कहाँ पर की थी, तो एक की थी द्वारकाधीश के अंदर, द्वारकाधीश कांकरोली, कांकरोली कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर, कहाँ पड़ता है कांकरोली, राजसमंद, वहाँ पर भी क्या की थी, एक मूर्ति स्थापित की थी। चलिए आगे वाले प्रश्न पर, ये लो, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नाधाय को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था, दिलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़, देवलिया। बताओ भाई जल्दी जल्दी कि उदय सिंह के साथ ही जब उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया था, तो उसके बाद जो पन्नाधाय थी वो किस स्थान पर जाकर अपना आश्रय प्राप्त हुआ था। क्योंकि उदय सिंह ने चित्तौड़ छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था, आपको पता ही होगा कि जब तीसरा साका हुआ था उस वक्त उदय सिंह वहाँ से छोड़कर स्वयं कहाँ चले गए थे, वो स्वयं उदयपुर के अंदर, यानी जो उदयपुर छोड़ने के बाद वो स्वयं चले गए थे। और जो किला था वो किसे सौंप दिया था, वो बाज जो जयमल और फतेह को ये किला सौंप दिया था। किसे सौंपा था, जयमल और फतेह को सौंपा था। कारण क्या था कि अकबर ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, उदय सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। कारण ये था कि मालवा का एक व्यक्ति था जिसका नाम था बाज बहादुर। कौन था, बाज बहादुर को क्या दे रखी थी, शरण दे रखी थी। जो चित्तौड़ का अंतिम साका था वो कब हुआ था, वो इन्हीं के समय हुआ था, यानी उदय सिंह के समय चित्तौड़ का अंतिम और तीसरा शाखा समाप्त हुआ था। उसके बाद तो स्वयं जो उदय सिंह की जिसने रक्षा की थी, उदय सिंह की रक्षा की थी किसने की थी, पन्नाधाय ने की थी। तो पन्नाधाय किस स्थान पर आ गई थी, पन्नाधाय कहाँ आ गई थी, कुंभलगढ़ के अंदर आ गई थी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो जो पन्नाधाय थी, पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी, अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, और स्वयं कहाँ आ गई थी, स्वयं आ गई थी कुंभलगढ़ के अंदर आ गई थी। तो उदय सिंह के समय अंतिम शाखा हुआ था। और उदय सिंह से संबंधित एक कथन याद आ गया मेरे, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, क्योंकि कथन वाला जो पार्ट है तो मैं यही चाहता हूँ कथन कोई भी एक भी ना रहे, इतिहास के सारे कथन है वो आपको करवाए जाए। तो कथन उदय सिंह से संबंधित कथन है कर्नल जेम्स टोड का, कर्नल जेम्स टोड का कथन है। कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था कि यदि सांगा और प्रताप के बीच उदय सिंह न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। ये कथन किसका है, कर्नल जेम्स टोड का है कि मेवाड़ यदि सांगा और प्रताप के बीच उद्देश्य न होता तो मेवाड़ के इतिहास के पन्ने अधिक उज्जवल होते। ये कथन किसका था, तो ये कथन था कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड भाई जी था ना, एक बात पूछनी चाहवा, देखो कर्नल जेम्स टोड ने ये बात तो कह दी कि सांगा व प्रताप के बीच उद्देश्य नहीं होता, सांगा व प्रताप के बीच उद्देश्य नहीं होता, तो भाई सोच के कहनी चाहिए कोई बात। तो कर्नल जेम्स टोड कोई बात कही है तो मैं बात ना सोच के बताऊँ। तो कर्नल जेम्स टोड आपको पता है उदय सिंह का पुत्र कौन था, प्रताप था। तो अब उइयां तो बात को प्रताप जी आसमान पर ही आया, उदय सिंह के तो पुत्र थे, लेकिन कथन है भी याद रखना पड़ेगा। और ये राजस्थान के इतिहास के पिता हैं कर्नल जेम्स टोड, तो याद तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना आप। चलिए आगे वाले प्रश्न पर, देखो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ दोनों पक्षों ने जिन हाथियों ने बहुत बड़ी वीरता दिखाई थी उनके नाम थे चेतक, गंजाला, नीला, गजसिंह, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, सोम, समीर, अक्षयराज, दीन, शक्ति, राम प्रताप, सुमेरु, सोनू। बताओ भाई जल्दी जल्दी कि मुगलों और
मेवाड़ के जो सैनिक थे उन दोनों के हाथियों की यहाँ पर बात की गई है, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा जाता है, हाथियों का भी युद्ध कहा जाता है, क्योंकि जब युद्ध शुरू हुआ था तो हाथियों की चिंगाड़े दूर दूर तक सुनाई दी थी, तो इसलिए इसे को क्या कहा जाता है, हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। और हल्दी घाटी का युद्ध इसको सबसे पहले कहा था, किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। क्या कहा था कि हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, तो बताओ भी किस जो हाथी थे वो कौन कौन से थे। देखो, लूणा, राम प्रसाद, ठीक है आप सभी का। गजमुक्त, गजराज, 2 नंबर ऑप्शन ठीक है सभी का। तो लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज हाथी थे जिन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनी क्या दिखाई थी, वीरता दिखाई थी। अगर अपने बात करें, देखो गजराज और गजमुक्त जो हाथी थे वो किसके थे, मुगलों के थे। लूणा और राम प्रसाद हाथी थे वो किसके थे, वो मेवाड़ के थे, यानी मेवाड़ के महाराणा प्रताप के। राम प्रसाद को अकबर लेकर चला गया, अकबर के सैनिक लेकर चले गए थे, जिसको पीर प्रसाद नाम कर दिया था बाद में। ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके अलावा अगर अपने और बात करें, दो तो हाथी ये हो गए मेवाड़ के अंदर, लूणा और राम प्रसाद। उसके पश्चात अगर और कोई पूछ ले तो एक खंडेराव नाम का हाथी और था। महाराणा प्रताप के साथ कौन सा हाथी था, खंडेराव नाम का भी हाथी था, और एक चक्रवाप नाम का भी हाथी था, चक्रवाप। ठीक है, चक्रवाप नाम का भी हाथी। ये दो और किसके साथ थे, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ थे। गजमुक्त, गजराज और रणमंदार जो हाथी थे वो किसकी ओर थे, वो मुगलों की ओर थे। यानी गजराज, गजमुक्त और रणमंदार, ये सारे के सारे रणमंदार, ये हाथी किन के पास थे, मुख्य हाथी थे हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, तो वो ये हाथी थे सारे के सारे मुगलों के पास। ठीक है, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त और गजराज, ये हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई थी। अगर बात करूं चेतक, चेतक तो आप तो सभी को पता ही होगा, महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। ठीक है, कौन सी नस्ल का था, सभी बताओ जल्दी जल्दी। और वर्तमान में जिस नस्ल का घोड़ा था वो कहाँ पर तैयार किए जाते हैं ये भी बताना सभी, क्योंकि घोड़े वाला जो पार्ट है वो अंशु जी सर ने आपको करवाया था। घोड़े वाला पार्ट आपको करवाया हुआ है, तो घोड़े जितने भी थे वो घोड़ों से संबंधित वो सारी बातें वहाँ पर आपको करवाई हुई है, वो क्लास जरूर देखें। चलिए आगे वाले प्रश्न पर, ये रहा। अब राज सिंह से संबंधित एक भी बात नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राज सिंह से संबंधित मैं इस प्रश्न में आपको सारी बातें बता दूंगा कि 1679 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था। देखो यहाँ प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न आरएस के अंदर पूछा हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। उसने क्या पूछा है, सन दे दिया। अब प्रश्न को आप समझो कि 1679 दिया है, तो आप सभी को पता ही होगा औरंगजेब ने क्या लगाया था 1679 में, जजिया कर लगाया था। बाकी चीज़ें छोड़ दो, अब सारे कारण थे। ये भी कारण है, राज सिंह के साथ जो किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती के साथ ब्याह करके लिए कुंड लिए राज सिंह लिए करणो कुंड चा औरंगजेब, लेकिन चारुमती के साथ ब्याह करना चाहे राज सिंह साथ करना चाहे, लेकिन बात आ रही बैठी को नहीं सेट, लेकिन राज सिंह ले गया क्यों। राज सिंह सोचो भाई हाँ ठीक है बढ़िया, पत्थर पात्र लिखियो चारुमती राज सिंह ने, तो राज सिंह जी भी ले गया आगे सागे। ये भी कारण है, राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का भी विरोध किया था। लेकिन एग्जाम में प्रश्न उसने क्या पूछा, एग्जाम में प्रश्न उसने ये पूछ लिया कि 1679 में कारण क्या था। तो 1679 में कारण ये था कि 1679 में उसने क्या लगा दिया था, जजिया कर लगा दिया था, किसने, औरंगजेब ने। और उसका विरोध किया था किसने किया था, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने किया था। उसके अलावा और से भी बहुत कारण है। देखो राज सिंह और औरंगजेब के मध्य शत्रुता होने के कारण बहुत है, ये भी कारण है। और औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि को अधिकार में कर लिया गया, लेकिन ये कारण है। राणा राज सिंह ने किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी ना चारुमती, चारुमती के साथ विवाह कर ले आया था कौन, राज सिंह लेकर आ गया था। करना कौन चाहता था, औरंगजेब। इसके कारण भी इन दोनों के बीच में क्या हुए थे, संबंध बिगड़े थे। और राणा राज सिंह ने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का भी विरोध किया था, और जब मंदिर तुड़ाए थे उनका भी विरोध किया था राज सिंह ने। राज सिंह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, थोड़ा सा पुनर्निर्माण करवाया था। तो लेकिन मुगल मेवाड़ संधि के तहत चित्तौड़गढ़ दुर्ग का क्या नहीं करवा सकते थे, पुनर्निर्माण नहीं करवा सकते थे। इस कारण भी औरंगजेब राज सिंह से विरोधी हो गया। उसके अलावा जो मारवाड़ का उस वक्त अजीत सिंह था, मारवाड़ के अजीत सिंह को भी इन्होंने शरण दी थी, तो इसी कारण भी क्या हो गया था, औरंगजेब इसका विरोधी हो गया था। तो लेकिन यहाँ पर सन देकर पूछा है, तो सन देकर पूछा है, तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। देखो खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जा रहा है। सभी विद्यार्थी जाते हैं क्या करते हैं वहाँ पर आपको पता होगा, क्योंकि आपको याद होना चाहिए। गांगा था तो कौन था, सांगा था। यानी मेवाड़ में गांगा था तो कौन था, गांगा था तो सांगा था। कौन था, गांगा था तो सांगा था, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब क्या करेंगे कि मेवाड़ का जो मारवाड़ का राजा कौन हो गया, गांगा है, तो आप क्या कर कराते हो, गांगा कर कराते हो। बिल्कुल गलत है ये, ध्यान रखना। गांगा तो उस वक्त राजा था, लेकिन सेना लेकर कौन आया था मारवाड़ से, वो आया था मालदेव।
ध्यान रखना दोस्तों, कौन लेकर आया था? मालदेव लेकर आया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर की जो विरुद्ध जो सांगा की सहायता के लिए जो मारवाड़ से आया था, उस व्यक्ति का, उस राजा का नाम था मालदेव। ठीक है, मालदेव जो जिस मालदेव ने काफ़ी दुर्गों का भी निर्माण करवाया था, जिस प्रकार से मेवाड़ में किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। ठीक है, और ध्यान रख, एक बात है विशेष रूप से ध्यान रखा करो दोस्तों कि कम्युनिटी पोस्ट पर और जो एक रोजाना प्रश्न आपको पूछा जाता है उनका सभी जवाब दिया करो। ठीक है, वरना और जो टेलीग्राम के अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं क्विज वाले, वो भी सभी जवाब दिया करो और शाम को उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यानी आज ये इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पर जो आज प्रश्न पूछा गया, शायद एक ही पूछा गया था या फिर दो पूछे गए थे, एक शायद 7 बजे के 7 साढ़े 7 के बीच पूछा गया था, तो उन प्रश्नों का उत्तर है वो आपको 10 या 11 बजे बता दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो खानवा के में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता किसके नेतृत्व में की गई थी? तो बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता की थी मारवाड़ से, वो था मालदेव। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। दिवेर के युद्ध यानी दिवेर का युद्ध 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? देखो, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं। ध्यान रखा करो, इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो भी आपको पता है, सारे के सारे मेवाड़ से लिए गए हैं। गोगुंदा है, कुंभलगढ़ है, उदयपुर है या फिर चावंड है। देखो दोस्तों कि जब महाराणा प्रताप राजा बने थे, एक तो ये बताना महाराणा प्रताप जब राजा बने थे तो उनकी राजधानी क्या थी और अंतिम राजधानी कौन सी थी महाराणा प्रताप की? सभी साथी बताना कमेंट कर कर। ठीक है, प्रथम राजधानी व अंतिम राजधानी बताना जल्दी जल्दी। तो दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की जो नई राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड थी। और दिवेर के युद्ध के बाद ही महाराणा प्रताप की विजयों का क्या हुआ था? श्रीगणेश हुआ था। आपको पता ही होगा दिवेर के युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप ने क्या की थी? छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और छापामार युद्ध पद्धति के तहत में वो और इस युद्ध को इन्होंने क्या किया था? जीता था। और जो 36 मुगल चौकियां थी, दिवेर के युद्ध के बाद जो 36 मुगल चौकियां थी, उन मुगल चौकियों के ऊपर किसका अधिकार हो गया था? महाराणा प्रताप का अधिकार हो गया था। ठीक है, और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। मैराथन क्यों कहा है? इसकी एक कथन है, वो जो इससे संबंधित जो बात है वो आप सुन लो, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम है, शायद स्क्रीन पर लिखे नहीं जाएंगे। तो मेवाड़ का युद्ध, जो मैराथन का युद्ध इसलिए कहा है क्योंकि मैराथन का युद्ध फारसी सेनानायक हिप्पियस और एथेंस के सेनानायक मिल्टिएड्स के बीच यूनान भूमि पर हुआ था। ठीक है, तो इस युद्ध में एथेंस अपना सम्मान बचा पाया था। यानी कि जिस प्रकार से इतिहासकार कहते हैं ना कि हल्दी घाटी का युद्ध पहले था, कि हल्दी घाटी का युद्ध कौन हार गया था? महाराणा प्रताप हार गया था, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार, नवीनतम के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध है वो किसने जीता था? महाराणा प्रताप ने जीता था। ठीक है, तो इसे अनिर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। लगभग इतिहासकारों ने इसे अनिर्णायक युद्ध कहा है। जो मुगल इतिहासकार थे उन्होंने हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की जीत बताई थी, जो अपने इतिहासकार थे उन्होंने किसकी जीत बताई थी? उन्होंने महाराणा प्रताप की जीत बताई थी। तो इस प्रश्न का दिवेर के युद्ध के बाद जो महाराणा प्रताप ने जो नई राजधानी बनाई थी वो कौन सी थी? चावंड थी। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये देखो, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब आप सभी को पता है, जो बच्चा बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है और इस टेस्ट को देख रहा है, तो उसको इतना बताया गया है जरूर कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब हुआ था। आप सभी को भी पता है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 2 तारीख आती है उनसे संबंधित, यानी कौन सा इतिहासकार क्या कहता है, कौन सा इतिहासकार क्या कहता है। वैसे तो 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था, लेकिन गोपीनाथ शर्मा क्या कहता है कि 21 जून 1576 को हुआ था। क्यों कहता है ये भी बता देता हूँ, क्योंकि सेना को वहां पर पहुंचते हुए 3 दिन लग गए थे, इसलिए कहता है गोपीनाथ शर्मा। ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था, तो ये प्रश्न अब नहीं पूछा जाएगा आपको कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, क्योंकि ये तो सभी विद्यार्थियों को पता है। अब वो आपको इस प्रकार से तो पता होगा बीएसटीसी वाले विद्यार्थी को कि भी हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि उसका उद्देश्य क्या था। देखो, राजपूतों में फूट डालना नहीं था, मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना ये भी नहीं था, साम्राज्यवादी नीति ये भी नहीं था, क्योंकि अकबर उस वक्त पूरे भारत का लगभग राजा था, सिर्फ मेवाड़ उसके हक में नहीं था, लेकिन मेवाड़ को उसने कभी झुकने नहीं दिया, उसका नाम सिर्फ महाराणा प्रताप था। ठीक है, तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी के युद्ध का जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, लेकिन महाराणा प्रताप उसके अधीन नहीं गए थे। आपको पता भी होगा रासू जी सर ने जो दो तीन कविताएं बताई थी, मैं उन्हें लगभग सुनता हूँ, मेरी फेवरेट कविता है वो, मैं उसे उन कविताओं को लगभग दिन में एक बार तो सुन ही लेता हूँ। ठीक है, वो 8 फुट के महाराणा से कद अपना नापा करते थे, इस प्रकार से उनकी जो कविता है बहुत ही अच्छी कविता है। ठीक है, तो हल्दी घाटी युद्ध में जो अकबर का मुख्य उद्देश्य था वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, फिलहाल आशु जी सर की आंखें खराब हुई है, उनकी वजह से थोड़ी सी वो क्लास नहीं ले पा रहे। जैसे वो स्वस्थ हो जाए मैं फिर कहता हूँ, जिस प्रकार से पीछे उन्होंने क्लास लगाई थी आगे वाले दिन थोड़े से स्वस्थ हुए कहने पर क्लास लगा दी थी,
तो जैसे भी वो स्वस्थ हो जाएंगे तुरंत क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, बहुत कुछ नया लेकर आएंगे, बस इंतज़ार करो आप, गिने दिनों मतलब 10 या 15 दिन और इंतज़ार, फाइनल 15 दिन इंतज़ार करो, आपको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी तैयार रहें जब भी सरप्राइज मिलेगा आपको। चले आगे वाले प्रश्न पर। ये लो, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमखोर का युद्ध कहा है? देखो, हल्दीघाटी युद्ध के काफ़ी नाम है, उपनाम काफ़ी हैं, जिसे बनास का युद्ध कहा जाता है, हाथियों का युद्ध कहा जाता है, उसे मेवाड़ का थर्मोपली कहा जाता है, खमखोर का युद्ध कहा जाता है, गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है, यानी काफ़ी नाम है हल्दीघाटी युद्ध के। तो बताओ, खमखोर का युद्ध किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड, बदायूनी, अबुल फजल और गोपीनाथ शर्मा। बताओ भाई जल्दी जल्दी। देखो, अगर अपने बात करें बदायूनी ने क्या कहा था, बदायूनी ने कहा था गोगुंदा का युद्ध। बंदा है गंदा, याद रख लो, बंदा कैसा है? गंदा है। बंदा कैसा है भी? गंदा। तो किस क्या कहा था बदायूनी ने? गोगुंदा का युद्ध कहा था, गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, उसके बाद अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा था? अबुल फजल ने इस युद्ध को कहा था खमखोर का युद्ध। क्या कहा था? खमखोर का युद्ध। अबुल फजल ने क्या कहा था? खमखोर का युद्ध कहा था। ठीक है, तो यही प्रश्न में पूछा गया कि खमखोर का युद्ध कहा है, किस इतिहासकार ने कहा है? तो किस इतिहासकार ने कहा है? तो वो कहा है अबुल फजल ने। कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा था? हल्दीघाटी को मेवाड़ का थर्मोपली कहा था। और वही हल्दीघाटी का युद्ध जिसमें महाराणा प्रताप की ओर से भील सेना का जो नेतृत्व था, जो चंदावल भाग का, वो पुंजा ने किया था। महाराणा जी, वो भील सेना का नेतृत्व पुंजा ने किया था। और हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? बताओ जल्दी जल्दी, किसने किया था? हरावल भाग का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हाकिम खां सूरी ने किया था। ठीक है, खमखोर का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध से संबंधित बात होगी। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये देखो, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। पन्ना दाई व दुर्गादास से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है। विशेष प्रेरणा की बात है यहाँ पर। देखो, धोखा न देने की, वास्तविकता है दोनों ने धोखा नहीं दिया था। सेवा भावना की, लेकिन सेवा भावना की भी है, देश के लिए बलिदान की भी है, साहस और धैर्य की ये भी है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि विशेष प्रेरणा क्या मिलती है? देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि जब आप कोचिंग के अंदर जाती हो तो आपको ये बताया जाता है कि पन्ना दाई ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि मारवाड़ का अणबिंद्या मोती कहा जाता है दुर्गादास राठौड़, जिसको अजीत सिंह को उसने राजा बनाया था, जिसको कान का कच्चा बादशाह हीराचंद ओझा ने कहा था, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा था, जिसे दुर्गादास राठौड़ ने किसे राजा बनाया था? अंतिम समय तक राजा बनाया था किसे? अजीत सिंह को। उसके बाद अजीत सिंह ने इसे अपने दरबार से निकाल दिया था, लेकिन फिर भी ये खुश हुआ और इसकी जो छतरी है वो उज्जैन छिप्रा नदी के किनारे बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। ठीक है, तो इनके जो जीवन से विशेष प्रेरणा हमें क्या मिलती है? प्रेरणा की अगर मैं बात करूं तो प्रेरणा हमें, देखो ये सभी मिलती है प्रेरणा, तो धोखा न देने की, सेवा भावना की, साहस देने। जो विशेष प्रेरणा थी, देखो ध्यान रखना, विशेष प्रेरणा क्या मिलती है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान नहीं दिया था क्या? देश के लिए जो बलिदान की प्रेरणा मिलती है वो पन्ना दाई व दुर्गादास से मिलती है। ठीक है, और जो आप ये बताना कमेंट कर कर कि जो पन्ना दाई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, सभी बताना भी पन्ना दाई पुरस्कार। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया था ना, जो एक दिन पहले शायद मैंने पुरस्कारों से संबंधित टेलीग्राम पर डाला था, अगर नहीं डाला है तो मैं आपको टेलीग्राम पर जरूर डाल कर भेज दूंगा कि जो इतिहास के अंदर है, जो जैसे मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से भामाशाह जो पुरस्कार महाराणा प्रताप की सहायता की थी ना, प्रताप की सहायता भामाशाह ने की थी, तो मेवाड़ फाउंडेशन की ओर से दानदाताओं को भामाशाह पुरस्कार दिया जाता है। और उसकी सेना का जो आगे का भाग का नेतृत्व किया था, प्रताप की सेना के आगे का भाग का नेतृत्व हाकिम का सूरी ने किया था। तो सूरी क्या था? मुस्लिम था। प्रताप क्या था? हिंदू था। तो सांप्रदायिक सद्भावना क्षेत्र के लिए जो सम्मान दिया जाता है वो कौन सा दिया जाता है? हाकिम का सूरी दिया जाता है। पन्ना दाई बताना सभी साथी। ठीक है, चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये लो, राणा कुंभा को राजस्थान का अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है भाई? संगीत प्रेमी थे, लिखने में प्रेमी थे, दुर्ग प्रेमी थे, युद्ध प्रेमी थे। बताओ क्यों कहा जाता है कुंभा को? देखो दोस्तों, दुर्गों का प्रेमी होने के कारण उसे कहा जाता है हाल गुरु। क्या कहा जाता है? हाल गुरु, हाल गुरु। बहुत सी उपाधियां थी, 108 उपाधियां थी। किन किन का नाम बताएं आपको? 108 उपाधियां बहुत होती है, जैसे हाल गुरु, राजगुरु, राणो रासो, अभिनव भट्टाचार्य, नाटक राजकर्ता, प्रज्ञापालक, राय रासन, महाराजाधिराज, महाराणा, चाप गुरु, शैल गुरु, नरपति, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, टोडरमल, नंदी से नंदी नंदी सेवर, नंदीश्वर, नंद नंदीश्वर। इस प्रकार से काफ़ी उपाधियां थी किसके पास? महाराणा कुंभा के पास। तो कुंभा के पास उपाधियां थी, लेकिन संगीत प्रेमी होने के कारण उन्हें क्या कहा गया था? अभिनव भट्टाचार्य कहा गया था। जैसे धनुर्विद्या में परिपूर्ण होने के कारण उन्हें चाप गुरु कहा गया था। और हिंदू सुल्तान यानी जो टोडर में लेने कहा गया था, संगीत की तीनों विधाओं में श्रेष्ठ होने के कारण इन्हें क्या कहा गया था? टोडरमल कहा गया था।
टोडरमल, ठीक है। और नंद नंदीश्वर की जो उपाधि थी वो शैव धर्म का उपासक होने के कारण इन्हें नंद नंदीश्वर की उपाधि मिली थी, ठीक है। कब बहुत सारी उपाधियाँ, तो आपको ये पता होना चाहिए अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि है वो क्यों मिली थी, किस लिए मिली थी, संगीत गुरु के कारण। संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि मिली थी, और दुर्गों का स्वामी होने के कारण उन्हें हाल गुरु कहा जाता है। राजनीति में दक्ष होने के कारण राजगुरु कहा जाता है, ठीक है। और नाटक राजकर्ता भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कुंभा ने 4 नाटक भी लिखे थे। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। 108 उपाधियाँ बता दी सारी, एक बार दोबारा बता देता हूँ, लिख लेना सभी साथी। हाल गुरु कहा जाता है इन्हें, राजगुरु इन्हें कहा जाता है, राणो रासो इन्हें कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है, नाटक राजकर्ता कहा जाता है, प्रज्ञापालक कहा जाता है, राय रासन कहा जाता है, महाराजाधिराज कहा जाता है, महाराणा कहा जाता है, चाप गुरु कहा जाता है, शैल गुरु कहा जाता है, नरपति, परम गुरु, हिंदू सुल्तान, दान गुरु, टोडरमल किन्हें कहा जाता है, राणा कुंभा को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान घुइल शासक जेतर सिंह के द्वारा पराजित किया गया था? बलबन, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। बताओ भी जल्दी जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सुल्तान घुइल शासक जेतर सिंह के द्वारा पराजित किया गया था? देखो मैं आपको बता देता हूँ, इल्तुतमिश ने पहले आक्रमण किया था, किसके ऊपर किया था? मेवाड़ के ऊपर आक्रमण किया था, मेवाड़ को तहस महस कर दिया था इल्तुतमिश ने। लेकिन बाद के अंदर जो जेतर सिंह राजा, जो जेतर सिंह थे, उन्होंने क्या किया था? जेतर सिंह ने इल्तुतमिश के ऊपर क्या किया था भाई? आक्रमण किया था, और उस युद्ध का नाम क्या था? भुनताड़ा का युद्ध था। कौन से युद्ध में पराजित किया था? भुनताड़ा के युद्ध में इन्हें पराजित किया था। भुनताड़ा का युद्ध। भुनताड़ा कहाँ पड़ता है? भुनताड़ा नागदा से थोड़ी दूर पड़ता है, ठीक है, नागदा उदयपुर से थोड़ी दूर। और यहाँ पर आपको 2 सैनिक याद रखने हैं। जेतर सिंह के 2 सैनिक थे, बालक व मदन, याद रखना इतिहास में, वो अब आपको नहीं पूछे जाएंगे। भीम सिंह, धर्म सिंह, रणमल, रत्तीपाल, ठीक है। तो वो तो बहुत पुराने हो गए, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बालक व मदन किसके सेनापति थे? बालक व मदन थे जेतर सिंह के सेनापति थे, और उसने किसको हराया था? इल्तुतमिश को हराया था। और कब हराया था? उन्होंने हराया था भुनताड़ा के युद्ध में 1227 आता है, 28 आता है, 29 भी आता है, ठीक है। जो सन आते हैं वो 3-4 सन है, इन्हीं से संबंधित आते हैं। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। जेतर सिंह ने कुछ समय तक आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी बता देता हूँ। कुछ समय आहड़ को राजधानी बनाया था, आहड़ के ऊपर आक्रमण कर तहस महस कर दिया था किसने भी? इल्तुतमिश ने। उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी चित्तौड़ को, किसने? जेतर सिंह ने। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। ये लो, महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ था? बताओ भाई जल्दी जल्दी। कुंभा के विरुद्ध गुजरात का मालवा सहयोग, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद, मालवा और मेवाड़ के गुजरात के विरुद्ध संयुक्त अभियान, कुंभलगढ़ पर गुजरात अभियान, कुंभलगढ़ पर गुजरात का आक्रमण। बताओ भी जल्दी जल्दी कि महाराणा कुंभा के शासनकाल में किस प्रश्न को लेकर गुजरात और मेवाड़ के मध्य, गुजरात और मेवाड़ के बीच पूछा है यहाँ पर जो संघर्ष, मैंने पीछे बात कर आया था, चंपानेर की संधि, मेवाड़ मारवाड़ के बीच की जो संधि थी, वो सारी संधियों की बात कर आया हूँ। अगर आपको पूछ ले गुजरात और मेवाड़ के मध्य संघर्ष क्यों हुआ था, देखो गुजरात व मेवाड़ के बीच संघर्ष होने का कारण था कि नागौर, जो इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा, नागौर का उत्तराधिकारी विवाद। हुआ क्या था कि नागौर का एक राजा था जिसका नाम था फिरोज खां। फिरोज खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। फिरोज खां की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो फिरोज खां की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसके 2 पुत्र थे, एक का नाम था शम्स खां। क्या नाम था? शम्स खां, शम्स खां। और दूसरे का नाम था, छोटा भाई था मुजाहिद खां। मुजाहिद खां, कौन नाम था? मुजाहिद खां। लेकिन रूल के मुताबिक बड़ा भाई राजा बनेगा, ये छोटा था मुजाहिद खां। तो मुजाहिद खां राजा बन गया था। उसके बाद क्या किया था? शम्स खां को इन्होंने राजा बना दिया था। क्या बना दिया था? महाराणा कुंभा के सहयोग से किसको राजा बनाया? शम्स खां को। और कुंभा ने इसको कहा था कि तुम नागौर के किले का क्या नहीं करवाओगे? निर्माण नहीं करवाओगे। उसके बाद क्या हुआ? शम्स खां कुछ दिनों बाद बोले भाई कौन महाराणा कुंभा, मैं जानूंगी कौन महाराणा कुंभा। तो कुंभा को इस बात का पता चला, तो महाराणा कुंभा ने क्या किया भाई? शम्स खां के ऊपर आक्रमण कर दिया। और शम्स खां भागकर कहाँ आ गया था? शम्स खां भागकर आ गया था गुजरात के अंदर। कहाँ आ गया था भाई? गुजरात के अंदर आ गया था। और इन्हीं के बीच जो उत्तराधिकारी विवाद हुआ था वो इसी कारण हुआ था, ठीक है। और कुंभा ने जाकर क्या किया? नागौर दुर्ग को तहस महस कर दिया था, गिरा दिया था इसे, ठीक है। तो इन्हीं के कारण ये नागौर का उत्तराधिकारी विवाद है वो गुजरात और मेवाड़ के मध्य क्या हुआ था? संघर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न किसी पर कुंभलगढ़ का युद्ध दे देगा, दिवेर का युद्ध दे देगा, हल्दीघाटी का युद्ध दे देगा, ऑप्शन दे देगा सारंगपुर। लेकिन आपको पता है सारंगपुर का युद्ध उसके समय नहीं है, ब्याना का नहीं है, खानतौली का नहीं है। सारंगपुर का युद्ध कुंभा के समय का है, जिस युद्ध के बाद इन्होंने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ब्याना का युद्ध सांगा के समय है, खानतौली का युद्ध सांगा के समय है, दिवेर का युद्ध। यहाँ पर ऑप्शन देने को तो हल्दीघाटी का युद्ध भी दे देते, कुंभलगढ़ का भी युद्ध दे देते, लेकिन
डायरेक्ट प्रश्न आपके दिमाग में सेट हो, इसीलिए यहाँ पर उत्तर मैंने क्या दिया है, दिवेर का। आपको आसान लगेगा ये प्रश्न, लेकिन यहाँ पर मैंने ऑप्शन हो बाकी क्या दे दिए, अन्य राजाओं के दे दिए, तब आपको आसान लग रहा है, लेकिन कन्फ्यूजन हो जाते हैं विद्यार्थी की। कुंभलगढ़ के युद्ध में तो कहीं ऐसा नहीं है कि हराया था। देखो कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर ऐसा नहीं हुआ था। महाराणा प्रताप ने जो मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था वो कौन से युद्ध में किया था, दिवेर के युद्ध में। और दिवेर के युद्ध से क्या कहा जाता है, मेवाड़ की जो महाराणा प्रताप की विजयों का क्या कहा जाता है, श्री गणेश कहा जाता है। चलिए आगे वाले प्रश्न में बहुत सारी बातें हैं इनसे संबंधित, जब आपको वंश में दोबारा रिपीट करवाएंगे आपको, तो उस वक्त मैं आपको ये सारा का सारा बातें जरूर बताऊंगा प्रत्येक राजा से संबंधित, ठीक है। गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, गीत गोविंद की टीका जो महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, बताओ भाई जल्दी जल्दी। एकलिंग महात्म्य, रसिक प्रिया और संगीत राज और कुंभलगढ़ प्रस्तुति। देखो गीत गोविंद की टीका है वो किसके ऊपर लिखी थी, यानी गीत गोविंद की टीका के ऊपर महाराणा कुंभा ने क्या लिखी थी, रसिक प्रिया लिखी थी। यहाँ ठीक है, आप सभी का ऑप्शन रसिक प्रिया। संगीत राज भी इनका एक ग्रंथ है, किनका भी, महाराणा कुंभा का। एकलिंग महात्म्य की रचना की थी अमर कवि ने, किसने की थी, अमर कवि ने। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी, अमर कवि ने। एकलिंग नाथ जी का मंदिर है वो किसने बनवाया था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर बप्पा रावल ने बनवाया था। किसने बनाया था, बप्पा रावल ने। आप ये बताओ एकलिंग नाथ प्रस्तुति किसने लिखी थी, एकलिंग नाथ प्रस्तुति किसने लिखी थी, सभी साथी बताएं, कमेंट भी करना इन प्रश्नों को जो प्रश्न पूछे गए हैं। एकलिंग नाथ प्रस्तुति किसने लिखी थी, तो गीत गोविंद की टीका है वो किसके ऊपर है, महाराणा कुंभा की, वो रसिक प्रिया है उसके ऊपर ये गीत गोविंद की टीका नहीं, गीत गोविंद की टीका के ऊपर महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया लिखी थी। और कुंभलगढ़ प्रस्तुति, कुंभलगढ़ प्रस्तुति के लेखक कौन है, ये भी आप सभी साथी कमेंट करके बताएंगे। कुंभलगढ़ प्रस्तुति और एकलिंग महात्म्य मैंने बता दिया है, और एकलिंग महात्म्य की रचना अमर कवि ने की थी। महाराणा कुंभा ने काफ़ी ग्रंथ लिखे थे, क्योंकि महाराणा कुंभा का जो काल है वो मेवाड़ में यानी कि कला व साहित्य की दृष्टि से क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण और पुनर्निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न पर। राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया वह था महमूद बेगड़ा, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, मुजफ्फर शाह। देखो भाई राणा सांगा की बात चल रही है यहाँ पर। सांगा ने किस शासन को पराजित किया था, महमूद बेगड़ा को किया था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर इब्राहिम लोदी, या फिर मुजफ्फर शाह। किस युद्ध, यानी जो महाराणा सांगा ने पराजित किया था वो किया था, किसे किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। किसको पराजित किया था, इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। देखो इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, कब किया था, खानतौली के युद्ध में किया था। कौन से युद्ध में किया था, खानतौली के युद्ध में। और इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा मुस्लिम शासक था और दिल्ली का शासक था जो युद्ध के अंदर मारा गया था। किसके साथ मारा गया था, ये युद्ध के साथ बाबर के साथ मारा गया था। बाबर के साथ यानी पानीपत के युद्ध के अंदर ये मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा होगा, राणा सांगा ने जो दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित किया था, तो वह कौन सा था, इब्राहिम लोदी था। ध्यान रहे उसके बाद जो बांडी का युद्ध भी हुआ था उसके अंदर इब्राहिम लोदी नहीं आए थे, और इब्राहिम लोदी ने अपने 2 सैनिक भेजे थे, एक का नाम मियाँ हुसैन और एक का नाम आता है मियाँ माखन। एक का नाम क्या आता है, मियाँ हुसैन, और एक का नाम क्या आता है, मियाँ माखन आता है, ठीक है। तो राणा सांगा ने दिल्ली के जिस सुल्तान को पराजित किया था वो क्या था, इब्राहिम लोदी था। कि सर ये युद्ध हुआ कब था, खानतौली का युद्ध 1517 में हुआ था। 1518 के अंदर हुआ था कौन सा, बांडी का युद्ध। बांडी का मैदान कहाँ पड़ता है, धौलपुर के अंदर। खानतौली का मैदान था वो कहाँ पड़ता था, बूंदी के अंदर पड़ता था। और दोनों युद्धों के अंदर विजयी हुआ था कौन हुआ था, सांगा हुआ था, ठीक है। तो किस शासक को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। चलिए आगे वाले प्रश्न पर। राणा सांगा से संबंधित थोड़ी बहुत बातें बताएं तो आपको जैसे बता देते हैं। राणा सांगा को हिंदूपत कहा जाता है। 24 मई 1509 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। कब हुआ था, 24 मई 1509 को इनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। इनके शरीर पर 80 घाव थे। कर्नल जेम्स टोड ने इसे सैनिकों का भगवान शेष कहा है, ठीक है। राणा सांगा ने जो खानवा का युद्ध लड़ा था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पाती परवन प्रथा के तहत राणा सांगा ने एकमात्र ऐसा राजा था जिसने सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे लाकर खड़ा कर दिया था, ठीक है। बाकी जब आपको मेवाड़ करवाएंगे उस वक्त जरूर बताऊंगा मैं इनसे संबंधित सारी बातें। चित्तौड़ दुर्ग में 6 माह तक बंदी बनाकर रखा गया वह कौन था, बताओ भी जल्दी जल्दी। चित्तौड़ के अंदर 6 माह तक जो बंदी बनाकर रखा गया था वह कौन था। चित्तौड़ के अंदर 6 माह तक बंदी बनाकर रखा गया था वह कौन था, महमूद खिलजी, सुल्तान कुतुबुद्दीन, शम्स खां, उमर खां। देखो बनाया किसने था, बनाया था कुंभा ने। किसने बनाया था, महाराणा कुंभा ने बनाया था। किसको बनाया था, वो बनाया था मालवा के शासक महमूद खिलजी को बनाया था, ठीक है। आप सभी का महमूद खिलजी को बनाया था, क्यों, उसको बनाकर 6 माह के बाद इसे छोड़ दिया था गया था, ठीक है। तो इसी कारण भी एक उपाधि और भी मिली हुई थी उससे, किसको, महाराणा
कुंभा को। तो 6 माह तक बंदी बनाकर इसे क्या कर दिया था, महमूद खिलजी को छोड़ दिया था। किसने बनाया था, तो कुंभा ने बनाया था, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बनाया था। महाराणा कुंभा ने इन्हें बंदी बनाकर रखा था 6 माह तक और उसके बाद छोड़ दिया था। और कुंभा से संबंधित जो मैंने शायद ग्रंथों वाली बात नहीं बताई थी, कुंभा के जो संगीत ग्रंथों में जो सबसे बड़ा संगीत ग्रंथ था वो संगीत राज ही था। वो मैंने आपको पीछे नहीं बताए थे उन प्रश्नों के अंदर। सबसे बड़ा जो ग्रंथ था, यहाँ पर देख लो, ये रहा सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो कौन सा था, संगीत राज था, जिसे कितने भागों में बांटा गया था, 5 भागों में बांटा गया था। और जो कुंभा के जो संगीत गुरु थे वो उनका नाम था सारंगधर व्यास। क्या नाम था, सारंगधर व्यास। कुंभा के संगीत गुरु का नाम क्या था, सारंगधर व्यास नाम था। उसके बाद चित्रकला गुरु इनके भी थे, हीरानंद थे, जिनका नाम क्या था, हीरानंद। चित्रकला के गुरु थे हीरानंद। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर बताई नहीं थी लेकिन फिर भी बता दी। आशा करते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा आपको इन व्याख्या भी इनके साथ साथ में करवाएं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, जो भी प्रश्न हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवा रही हैं बार बार। तो जब से ही टाइम मिला तो आपको बोर्ड से क्लास से जब लगाएंगे तो एक एक राजा के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी दे दी जाएगी। अलाउद्दीन के सैनिक अभियानों में से एक योद्धा तथा प्रत्यक्षता के रूप में भाग लेने वाला पार्शियन लेखक कौन था, अमीर खुसरो, जलाउद्दीन बर्नी, अबुल फजल, निजामुद्दीन। अबुल फजल से बात करें तो अबुल फजल तो अकबर के शासनकाल की ओर चले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित अगर अपनी बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो थे, जो एक इतिहासकार भी रहे हैं, वो कौन थे, इनके साथ अमीर खुसरो थे, जिनको तोताए हिंद कहा जाता है, खजाइन उल फतेह के लेखक। तोताए हिंद किसे कहा जाता है, तोताए हिंद कहा जाता है, तोता हिंद कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक है, तो जिन्होंने खजाइन उल फतेह तुगलकनामा की रचना की थी वो किसने की थी, अमीर खुसरो ने की थी। एंटा से उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले थे, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, अमीर खुसरो हो जाएगा। ठीक है, अमीर खुसरो के इतिहास के अंदर काफ़ी कथन भी हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जो वैसे तो कथनों के 2 पार्ट करवाए हैं मैंने, वो कथन देख लेना। बाकी टेलीग्राम के ऊपर जितने भी कथन रोजाना पूछे जाते हैं वो कथन आप ज्वाइन करें सभी साथी। जितने भी जो टेलीग्राम के ऊपर कथन है उनका सभी उत्तर बताया करो शाम को, ताकि मैं उत्तर बता दूँ। अब लास्ट इस क्लास के बाद मैं आपको जैसे ही टाइम मिला 10 या 11 बजे आपको सभी उत्तर बता दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चले आगे वाले प्रश्न पर। यहाँ पर अगर अपने बात करें कि अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था, क्वेश्चन ये है कि अपना सिर काट देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रानी पद्मिनी, रानी लक्ष्मी, सहल कंवर, सरोज कंवर। देखो दोस्तों, रानी जो पद्मिनी थी तो उसका जो सिर काटने वाली हाड़ी रानी थी, यानी उसने अपना सिर काट दिया था, वो कौन सी रानी थी हाड़ी रानी की अगर मैं बात करूं तो बताओ भी जल्दी जल्दी कौन सा है, जल्दी जल्दी बताते रहो। रानी पद्मिनी। पद्मिनी से संबंधित अगर बात करें तो पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर किया था। ठीक है, आप सभी को पता भी है। तो ये थी जो सलुम्बर की रहने वाली थी, जो मैं भी उसका उत्तर होगा। ठीक है, आप सभी का सलह कंवर थी। कौन थी, सलह कंवर। हुआ क्या था, देखो, राज सिंह का एक संबंध था जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। सारा रतन सिंह एक ही एक वर्ग है। देखो भाई, रतन सिंह आपने मेवाड़ और बांगी बात करा रतन सिंह की तो भाई श्रीलंका उठ गया पद्मिनी लाने खातर। और उधर अपने बात करें एक रतन सिंह था, कहाँ पर, जयपुर के कछुआ वंश में भी एक रतन सिंह है जिसे सूरा और सुंदरी के लिए पहचाना जाता है। और यहाँ पर ये रतन सिंह फिर आ गए। रतन सिंह ऐसे रतन सिंह है, देखो नाम को ही वरदान है। गया रतन सिंह की एक पत्नी थी जिसका नाम था सलह कंवर, जिसके ऊपर राजस्थान की प्रथम महिला बटालियन जो बनी हुई है, महिला पुलिस बटालियन बनी हुई है, वो कौन सी है, हाड़ी रानी है। राजस्थान की पहली महिला बटालियन है वो हाड़ी रानी है, वो इन्हीं के नाम के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, सलह कंवर के ऊपर। अब हुआ क्या था, देखो, ये जो रतन सिंह था वो किसके दरबार में था, राज सिंह के दरबार में था। किसके दरबार में था, राज सिंह के दरबार में था। एक बार क्या हुआ था, ये किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए इनको भेजा गया था। तो इनकी शादी पहले ही हुई थी, नई नई शादी हुई भी। तो आपके एक सैनिक ने गालियो, बोले भाई युद्ध लड़े कौन जा, तू एक काम कर, आपके सैनिक ने कही, बोल तू तेरी भाभी कोई अंगूठी लेके आ गया, जब जाके युद्ध लड़े जी वो। अब भाई सैनिक जी आया आगे, भाभी जी ने बोले, सलह कंवर ने बोले, देखो भाभी जी, भाई जी युद्ध कौन लड़ना आ रहा थे, एक काम करो कोई अंगूठी या फिर सिर है, नहीं अंगूठी या फिर कोई थारी निशानी दो। तो सलह कंवर के काम करिए, बोले जक्का आदमी ने युद्ध के अंदर जिस आदमी को महिला की याद आ रही है वो युद्ध जीत नहीं सकता, यानी संभावना नहीं है युद्ध की जीतने की। तो सलह कंवर ने क्या कर दिया था, अपना सिर काट कर उसे दे दिया था। अब भाई रतन सिंह ने ले जाके बन सैनिक दे दिए, बोले लो भाई जी, भाभी जी तो निशानी को नहीं पूरा सिर ही बेच दिए है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक कहावत भी प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध एक कवि थे, लेकिन कवि का नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। वो एक कविता है, सेनानी कविता, उसके ऊपर लिखी हुई है कि चुंडावत मांगे सेनानी, सिर काट दियो छतरानी। यानी चुंडावत क्या मांगे, सेनानी, सेनानी को मतलब सिंधानी, अपरली भाषा में सिंधानी,
शायद दिल्ली साइड में के नहीं समझे, पर मेरली भाषा के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर समझ लिया सारा। बाकी ऐसा तो एक ना सारा समझा। सिंधानी, सिंधानी मतलब है जियाँ सोरठ में समझाऊँ था ना, सोरठ में सिंधानी जिया कोई थे किसा की प्रेम कर बैठा कोई, तो प्रेम कर बैठा तो आगलो था ना प्रेम के अंदर की लग दे बर्थडे गिफ्ट के ऊपर कोई बिंटी बांटी कौन लग देगी, बहुत याद रखी कि मैंने इन देख ली मेरी याद आबो करेगी। ठीक है, सोरठ भाषा में बताना लग रही हो। तो जिया बा बिनती देदी बिन थे बा सिंधानी होगी बा, यानी बिन बोला सिनानी सिनानी। तो यहाँ पर जो कहावत है वो कौन सी है, चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी। ध्यान रखना दोस्तों, और इसका कमेंट कर आप मुझे बताना सभी साथी कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। सभी साथियों को लास्ट के अंदर ये आज का अंतिम मेरा प्रश्न था, और सभी साथी जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो कमेंट कर जरूर बताएं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं वहाँ पर कथन करवाता हूँ। ठीक है, कथन के जितना भी पार्ट है वो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो मैं वहाँ पर लेकर आपके लिए आता हूँ, वो भी आप ज्वाइन करें टेलीग्राम। सारे नोट्स वहाँ पर डाले हुए हैं, एनसीईआरटी की बुकें हैं और आरबीसी की जो बुकें थी वो कल शाम को डाली हुई हैं, वो भी पढ़ें आप, क्योंकि अथेंटिक बुकें हैं वो। ठीक है, तो टेलीग्राम आपको सभी को पता ही है, जो विद्यार्थी पूछ रहे थे आज फिर बता देता हूँ, बताने की क्या जरूरत है। ये लिखा हुआ अंशु जी के टिक, ये टेलीग्राम है। ठीक है, ये दिख रहा है ना, टेलीग्राम डाउनलोड करो, उसके बाद अंशु जी के टिक लगाओ, जिसमें सबसे ज़्यादा 14,500 मेंबर है वो ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो सभी साथी जरूर, क्लास का तो पूछना ही क्या है, सभी साथी कमेंट कर जरूर बताना। लास्ट के अंदर आपको इसीलिए हंसाया है क्योंकि पूरी क्लास थी वो सीरियस रूप से लगी थी। ठीक है, तो लास्ट के अंदर हंसाना भी जरूरी है कि चुंडावत मांगे सेनानी सर काट दियो छतरानी। याद रख लीजिए भी सलह कुंवर एक सैनिक आयो आगे बोले भाभी जी निशानी नहीं सुनी दो थारी, भाई जी युद्ध कौन लड़ना रहा। भाभी जी बोले निशानी को क्या करूँगा, सिर ही सार लीजिए होगा, तो सिर दे दियो। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगा नई आशा, नई जोश, नई उमंग के साथ आपसे रूबरू हो जाऊंगा जल्द ही। तो कैसी रही आज की क्लास, सभी साथी कमेंट कर जरूर बताएं, और जितने भी प्रश्न पूछे हैं वो भी आप बताया करो, ताकि मेरा हौसला बना रहे कि विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्लास को सभी लाइक कर दें। लास्ट के अंदर बोल रहा हूँ, बीच के अंदर मैंने नहीं बोला, इसलिए नहीं बोला कि शेयर कर दो, क्योंकि शुरुआत में बोला था मैंने जितने जुड़े हो 2 से 3 से 400 थे, बहुत बढ़िया। जितनी पढ़ाई कर रहे हो, मैं यही चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाई कर रहे हैं फिलहाल, जल्द ही वो क्या हो, भावी कर्मचारी हो। जो वर्दी की तैयारी कर रहे हैं वो वर्दी में दिखें, जो पटवारी की कर रहे हैं वो पटवारी में दिखें, रीट की कर रहे हैं वो रीट की यानी अध्यापक बनकर आएँ। तो हमें भी क्या होगा कि हम ये सोचेंगे हमारे विद्यार्थियों जिन्होंने तैयारी की थी, न कि कोचिंग के माध्यम से, सिर्फ एक ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से विद्यार्थियों ने तैयारी की थी। और जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर मेरा नाम ले लो, नाम ले लेंगे भाई, सभी का नाम ले लेंगे। एक बार आप नौकरी लग जाओ, आपको चैनल पर ले आएंगे लाइव, टेंशन मत लो। नौकरी लगे चैनल के ऊपर ले आएंगे भाई, ये विद्यार्थी था हमारी ओर से पढ़ा था, हमने इनको पढ़ाया था चैनल के माध्यम से, ये पढ़ कर आज आगे आया, तो उनको चैनल पर उतार देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है दोस्तों, बातें बहुत होगी अब लास्ट आ रही। सारा राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सो जाओ, नहीं सोनो तो नहीं, तैयारी करनी है, कड़ी सो जाओ। ठीक है, तो सभी साथी अपनी तैयारी जारी रखें, पेपर कभी भी हो सकता है, ज़रूर आपके लिए कुछ और नया लेकर आएंगे, सरप्राइज का थोड़ा इंतज़ार करें। धन्यवाद साथियों, ठीक है, शुभ रात्रि।